सुबह का टाइम था और लाहौर की गलियों में सारे के सारे लोग अपने अपने कामों पर लगे हुए थे कि तभी लाहौर की वो सारी की सारी गलियां चीख से कांप उठती हैं। लोग उसी तरफ देखने लगते हैं जहां से ये चीखें आई थी और उन्हें ये बात पता चली कि यहाँ पर एक घर है और घर की इस टाइम छत पर काला धुआं उठ रहा है। तो लोगों को यही बात पता चली कि वहां पर जरूर किसी को मदद की जरूरत होगी और वो लोग जल्द से जल्द उस घर के नीचे जा भी पहुंचते हैं। लेकिन जब वो लोग घर के ऊपर जाने की बस कोशिश कर ही रहे थे, उस गेट पर पहुंचते हैं। उसी टाइम उस गेट के अंदर से एक महिला बाहर आती है और छाती पीटते पीटते ये बात बोलने लगती है कि उसने अपनी इज्जत को बचा लिया है। उसके जीते जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि कोई बाहर का व्यक्ति उसकी इज्जत के साथ खेल जाए और इस टाइम उसने अपनी इज्जत को काफी अच्छे से बचा लिया है। ये सारी की सारी बातें वहां पर आस पड़ोस में खड़े हुए लोग उसकी सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे एक तरफ किया और वो लोग जल्द से जल्द उस घर के अंदर जा पहुंचते हैं। और जैसे ही वो लोग फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे, छत पर वो लोग जा पहुंचते हैं, तो उसी टाइम उन्होंने देखा कि एक लड़की को इस टाइम खाट पर बांधा गया है। पूरे तरीके से उसके शरीर पर आग लगी हुई है। इसके जस्ट साइड में एक खाली केरोसिन का डब्बा भी पड़ा हुआ है। तो वो लोग उस लड़की को बचाने की तो कोशिश करते हैं, जिसके कि इस टाइम उस खाट से पूरे तरीके से हाथ बन चुके थे। और जैसे कि हालात थे, उससे तो यही बात पता चलती है कि सबसे पहले इस लड़की को इस खाट से बांधा गया होगा, उसके बाद इसके ऊपर केरोसिन डालकर इसको आग लगा दी गई। और इस टाइम भी वो लड़की दहाड़े मार मार कर रो रही थी ताकि उसे कोई बचा ले, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं बन पाई कि सामने एक लड़की जल रही है, वो लोग उसके पास जाकर उसे बचा पाए, क्योंकि उस लड़की के अंदर से गर्म लपटें ही इतनी ज्यादा बाहर आ रही थी। और कुछ ही देर बाद वो लड़की पूरे तरीके से अपनी जान गंवा देती है। और यहाँ पर आस पड़ोस में मौजूद लोगों ने जैसे ही इस घटना के बारे में जाना तो उन्होंने पुलिस के पास कॉल कर दिया, लेकिन हॉस्पिटल जाने से काफी ज्यादा देर पहले ही वो लड़की अपनी जान गंवा चुकी थी। और इस टाइम साइड में बैठी हुई उस लड़की की माँ को बस इसी बात का सब्र था कि उसने अपनी इज्जत बचा ली है। दरअसल इस पूरी ही घटना की शुरुआत हुई 1998 से और जगह थी पाकिस्तान का लाहौर, जब लाहौर के एक पंजाबी खानदान में जिन्नत रफीक का जन्म होता है। इस टाइम जिन्नत की 3 और बहनें थी, एक भाई था। इसके माता पिता इसका काफी अच्छे से पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन इसके पैदा होने के कुछ एक सालों बाद इसके पिता अपनी जान गंवा देते हैं। परवीन बीबी अपनी तीनों ही बेटियों का, अपने बेटे का अकेले ही पालन पोषण करना शुरू कर देती है। टाइम बीतने के साथ साथ इसके बच्चे बड़े भी होने लगते हैं, काफी सारे। इस टाइम इनके घर पर रिश्ते भी आ रहे थे, लेकिन इसकी जो 2 बड़ी बेटियां थी उनका ये कहना था कि वो अपनी मर्जी से ही शादी करने वाली है और परवीन बीबी इस बात से मना कर देती है। लेकिन इसकी दोनों की दोनों बेटियां इस बात से साफ इनकार कर देती है कि अपने ही पसंद के लड़के से शादी करने वाली है। इसकी माँ पता नहीं किस अननोन व्यक्ति को ले आएगी और उसके बाद एक बंदा जिसे कि वो लोग जानते ही नहीं हैं, उसके साथ उन्हें पूरी जिंदगी बिताने पड़ेगी। और पहले तो परवीन बीबी अपनी दोनों ही बेटियों को ज्यादा सीरियस नहीं लेती है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब इसकी सबसे बड़ी बेटी एक लड़के के साथ भाग जाती है। इसने अपने दूसरी बेटी को ये बात समझानी शुरू कर दी कि बेटा, हमारे यहाँ पर एक काफी बड़ा घर है, काफी बड़ा कुनबा है, तो यहाँ पर आस पड़ोस में इनके परिवार की काफी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। जैसा कि इस टाइम तुम्हारी बहन ने किया है, ऐसे तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं करना। वो लोग उसके लिए एक काफी अच्छा रिश्ता लेकर आने वाले हैं। लेकिन परवीन बीबी की दूसरी बेटी भी एक दिन ऐसा आया जब अपने घर से गायब हो जाती है और उसके बाद तो परवीन बीबी इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसने अपनी दोनों ही बेटियों को ये बात बोल दी कि वो तो इनके लिए पूरे तरीके से मर चुकी है, इन्हें कभी भी वापस घर पर आने की कोई जरूरत नहीं। और इस तरीके से परवीन बीबी ने अब अपने आस पड़ोस में ये बात बोलनी शुरू कर दी कि उसका तो सिर्फ और सिर्फ एक बेटा है और एक ही बेटी है। और वो हमेशा ही जिन्नत को ये बात बोला करती थी कि उसकी बहनों ने उसका यहाँ पर आस पड़ोस में काफी ज्यादा बेइज्जती करवा दी है, तो वो ऐसा बिल्कुल भी ना करे। जिन्नत का तो ये कहना था कि उसकी बहनों ने जो कुछ भी किया है उसे नहीं लगता कि वो गलत है। उन्होंने अपने मनपसंद लड़के से शादी कर ली है, जिस व्यक्ति को पहले वो लोग कभी देख ही नहीं पाए या फिर उनके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। ऐसे व्यक्ति के साथ वो लोग शादी कैसे कर सकते हैं? हाँ, वो जिससे शादी करना चाहती थी वो उन्हें पसंद करती थी, सामने वाला लड़का भी उन्हें पसंद किया करता था, तो आखिरकार अगर इन दोनों ने आपस में शादी कर ली तो इसमें दिक्कत ही क्या है? और इसी टाइम उनका भाई अनीस सामने आता है और उसका ये कहना था कि वो इस बारे में बिल्कुल सोचे भी ना कि जिस तरीके से इसकी बहनों ने अपनी शादी की है वैसे जिन्नत की शादी हो पाएगी। अगर उसने इस बारे में सोचा भी तो उसकी खैर नहीं। दूसरी तरफ जिन्नत इस चीज को लेकर इस टाइम काफी ज्यादा कंफ्यूज होती जा रही थी कि वो अपने घर वालों को कैसे मनाए, क्योंकि वो भी अपने पड़ोस में ही रहने वाले एक हसन नाम के लड़के से प्यार किया करती थी और उसके
दिमाग में शुरुआती टाइम में तो यही बात चल रही थी कि जैसा इसकी बहनों ने बड़े ही आराम से अपनी शादी कर ली है, इसकी माँ आखिर में सिर्फ और सिर्फ उसे बेदखल किया। लेकिन अब इसकी दोनों ही बहनें अपने अपने पति के साथ काफी अच्छा टाइम बिता रही है, तो ये भी हसन के साथ ऐसे ही शादी कर लेगी। लेकिन जैसे ही इसके घर वालों को इसके इन सारे ही चीजों के बारे में पता चलता है कि ये लड़की तो कुछ ऐसे विचार रखती है, तो इसकी माँ ने और इसके भाई ने इसे धमकाना शुरू कर दिया और साफ साफ हिदायत दे दी कि वो तो इसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचे। दूसरी तरफ वो हसन से इतना ज्यादा प्यार किया करती थी कि वो उससे अलग भी नहीं हो सकती थी। और तभी एक दिन परवीन को ये बात पता चलती है कि इसकी बेटी इस टाइम किसी से बातें कर रही है। ये काफी ज्यादा आराम से बैठकर छत पर इस टाइम बातें कर रही है, तो ये ऐसा नहीं चाहती होगी कि इसकी बातों को कोई सुन ले, जिसके चलते वो उसके पास जा पहुंचती है। और वहां पर जाने पर उसे ये बात पता चलती है कि ये तो हमारे गाँव के ही एक लड़के हसन के साथ इस टाइम बातें कर रही है। तो उसने उसे पकड़ा, वो जबरदस्ती उसे नीचे पकड़ कर लेकर आती है, उसके भाई को इस बारे में बताने लगती है। और उसी टाइम उन दोनों ही माँ बेटों ने मिलकर जिन्नत को काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटा। उसके मुंह से इस टाइम खून निकलने लगा था। सिर्फ और सिर्फ परवीन का यही कहना था कि जिस तरीके से इसकी बेटियों ने पहले ही इसकी काफी ज्यादा इज्जत उछाल दी है, जब भी ये गली में जाती है तो सारी की सारी महिलाएं उससे यही बात कहने लगती हैं कि तुमने अपनी बेटियों की पालन पोषण में, उनकी परवरिश में ऐसी क्या कमी छोड़ दी थी कि आखिरी टाइम में उन्होंने भागकर शादी की। इस टाइम इसकी इज्जत पूरे तरीके से मिट्टी में मिल चुकी है। और अगर जिन्नत अगर उसकी मर्जी से शादी कर लेती है तो इसके पुराने जितने भी कारनामे हुए थे इनके परिवार में, उन सभी पर पर्दा पड़ जाएगा। और ये अपने पड़ोसियों को ये बात बोल पाएगी कि जिन लड़कियों ने भागकर शादी की थी, आज के टाइम में उनके साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं है और इसकी बेटी जिन्नत ने उसी लड़के से शादी की है जिसे कि इसके घर वालों ने ढूंढ कर दिया था। इस टाइम जिन्नत को इसके आस पड़ोस के लोग काफी अच्छे से जाना करते थे, क्योंकि शुरुआती टाइम में जिन्नत काफी ज्यादा शरारती किस्म की थी। ये आस पड़ोस में जितने भी लोग रहा करते थे उन्हें जाकर परेशान कर आया करते थे और वो लोग काफी अच्छे से जानते थे कि ये एक प्यारी सी लड़की है, ये काफी ज्यादा शरारती है और छोटी मोटी शरारतें अक्सर ये करती रहती है। लेकिन जैसे जैसे जिन्नत बड़ी होने लगती है तो अब वो जिंदगी में थोड़ा सीरियस हो चुकी थी। दूसरी तरफ उसे पोइट्री का भी शौक हो चुका था, तरह तरह के वो गाने सुना करते थे। उसे अपने धर्म में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और यही कारण था कि उसे कुरान पूरे तरीके से रटी हुई थी। वहाँ आस पड़ोस में जितने भी छोटे बच्चे हुआ करते थे वो उन्हें पढ़ाई करवाया करते थे, कुरान पढ़ाया करते थे और इनके पड़ोसी काफी अच्छे से जाना करते थे कि जिन्नत कितनी अच्छी लड़की है। लेकिन जैसे कि इस टाइम इसके हालात थे, इसकी माँ और इसका भाई इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जब से जिन्नत की माँ को ये बात पता चली थी कि ये उस लड़के से इतना ज्यादा प्यार करती है, छुप छुप कर बातें करती है, तो उसे शक हो चुका था कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ये लड़की घर से गायब हो जाएगी। तो वो लोग उसका फोन छीन लेते हैं और उसके बाद पूरे तरीके से उसे घर पर ही बंद रखा करते थे। लेकिन इतनी ज्यादा उसके ऊपर सख्ताई कर लेने के बाद जिन्नत की माँ को एक दिन यही बात पता चलती है कि जिन्नत तो घर पर है ही नहीं। वो लोग उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और सीधा का सीधा यही बात पता चलती है कि इस टाइम तो वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए गई हुई है। जैसे तैसे कर वो लोग उसे वापस पकड़ लाते हैं, अपने घर पर ही रखते हैं और उसके ऊपर अब ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो दोबारा से अपने प्रेमी से बात करने की कोशिश कर रही थी अपने घर पर मौजूद मोबाइल से, कि उसी टाइम उसके भाई ने उसे आकर देख लिया। उसकी माँ को, उसके भाई को उसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उन्होंने जिन्नत को वहीं पर पीटना शुरू कर दिया। वो लोग इस चीज को बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे कि ये सारी की सारी चोटें इसके शरीर के कहां पर लग रही है। वो लोग काफी बुरे तरीके से उसे पीट लेने के बाद वहीं पर कमरे में बंद कर देते हैं। जैसे ही रात को खाना खाने के लिए उसका कमरा खोला जाता है तो वो लोग उसका कमरा ही बंद करना भूल जाते हैं और उसके बाद जिन्नत जैसे तैसे कर अपने घर से दोबारा से भागने में कामयाब हो जाती है। वो अपने प्रेमी हसन के घर पर जा पहुंची। हसन ने जब पहली बार उसके चेहरे को देखा तो यही बात पता चलती है कि इस टाइम मानो इसकी पूरे तरीके से नाक टूट चुकी है, इसकी नाक से खून आकर सूख चुका है, इसके होठ पर भी चोट के निशान हैं, इसका होठ काफी जगह से इस टाइम कट चुका है, जिसके चलते वो उसे पकड़कर सीधा का सीधा हॉस्पिटल जा पहुंचता है। वहां पर उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाता है, अच्छे से दवाई पानी दिलवा लेने के बाद अपने घर पर लाकर अपने माता पिता को बताने लगता है कि ये वही लड़की है जिससे कि ये प्यार करता है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी माँ इनकी शादी के बिल्कुल खिलाफ है। हसन के माता पिता ने भी उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा अगर इस लड़की की माँ ही नहीं मान रही है तो
आखिरकार ये रिश्ता संभव कैसे हो पाएगा, और वो लोग यही बात कहते हैं कि इसे वापस भेज दिया जाए। लेकिन जैसे ही जिन्नत ये बात बताने लगती है कि उसके भाई और माँ ने उसे कितना ज्यादा बेरहमी से पीटा था, तो वो लोग इस बात के लिए मान जाते हैं कि चलो ठीक है, तुम आपस में यहाँ पर रह सकते हो। और अगले कुछ एक दिनों तक, जब तक कि जिन्नत ठीक नहीं हो जाती, जिन्नत वहीं पर रहती है। और उसके बाद हसन का ये कहना था कि अगर हम लोग शादी कर लेते हैं तो उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हसन के माता पिता ने इस टाइम बिल्कुल उसे साफ साफ समझा दिया था, क्योंकि पहले तो हसन ये बात बोल रहा था कि वो जाकर उसके माता पिता की पुलिस में कंप्लेंट करेगा। लेकिन हसन के माता पिता का ये कहना था कि भाई अगर तू जाकर कंप्लेंट करेगा तो पुलिस वाले यही बात पूछेंगे कि तू इसका लगता क्या है, और हो सकता है तेरे ऊपर ही केस हो जाए। जिसके चलते हसन का अब ये कहना था कि चलो ठीक है, इस मामले को यहीं पर ठीक कर देना चाहिए। जिसके चलते वो अपने साथ जिन्नत को लेकर मस्जिद जा पहुंचता है, और जिस तरीके से भी वो उससे शादी कर सकता था उसी तरीके से वो उससे शादी कर लेता है। जिन्नत और हसन की इस टाइम शादी हो चुकी थी और वो लोग वापस अपने घर पर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही इस बारे में परवीन बीवी को पता चलता है, क्योंकि इसके आस पड़ोस के लोग आकर उसे बताने लगते हैं कि भाई तेरी जो तीसरी बेटी थी इस टाइम वो भी भाग चुकी है, उसने जाकर एक पठान से शादी कर ली है। तो अब परवीन बीबी कुछ भी नहीं बोल पाई और वो चुपचाप अपने घर के अंदर चली जाती है और जिन्नत के भाई को ही बताने लगती है कि जो तुम्हारी बहन पिछले लगभग 1-2 दिन से गायब है वो कहीं और नहीं जबकि हसन के घर पर है। उसने शादी कर ली है और तुम्हारी बाकी बहनों की तरह इस टाइम हमारी बेइज्जती करवा दी है। जिसके चलते अब वो दोनों के दोनों बिल्कुल चुपचाप वहीं पर बैठ जाते हैं। उनके तो हाथ में कुछ था ही नहीं। अनीस अपनी माँ को समझाना शुरू कर देता है और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब वो लोग हसन के घर पर जा पहुंचते हैं। हसन ने जैसे ही उन दोनों माँ बेटों को देखा तो वो समझ चुका था कि ये लोग जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ करने के लिए आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ परवीन बीबी का तो ये कहना था कि चलो ठीक है, अगर अब तुम दोनों ने शादी कर ही ली है तो हम लोगों को इसे काफी अच्छे से कर लेना चाहिए, क्योंकि पहले ही इसकी दोनों बेटी पूरे तरीके से इसे छोड़कर जा चुकी है। ये इसकी आखिरी बेटी है तो ये चाहती है कि इसकी शादी धूमधाम से की जाए, नहीं तो इनके आस पड़ोस में इसकी काफी ज्यादा बेइज्जती होने वाली है। जिन्नत इस बात के लिए शुरुआती टाइम में तो बिल्कुल साफ इनकार कर देती है कि ये लोग शादी के लिए कैसे मान सकते हैं। लेकिन बाद में आकर उसके भाई ने उसे समझाना शुरू किया कि तुम काफी अच्छे से जानती हो कि हमारी आस पड़ोस में पहले ही काफी ज्यादा बदनामी हो चुकी है, और अगर हम लोग अब तुम्हारी शादी कर देते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत तो कमी आएगी। हम लोगों की इतनी बेइज्जती नहीं होगी जितनी कि आज के टाइम में हो रही है। हम लोग तेरी अच्छे से शादी करके तुझे विदा कर देंगे। ये सारा का सारा मामला सुन लेने के बाद जिन्नत मान जाती है और दूसरी तरफ हसन भी मान जाता है कि चलो ठीक है, क्योंकि इस टाइम परवीन बीवी की तरफ से वो सिर्फ और सिर्फ दोनों माँ बेटा नहीं आए थे, जबकि 10 से 15 लोग वहां पर आए थे। उनमें काफी सारे बूढ़े लोग थे और उनका यही कहना था कि अगर हम लोग तुम्हारी शादी करवा देते हैं तो ये बात इतनी ज्यादा नहीं फैलेगी। और ये दोनों ही परिवार इस बात के लिए तैयार भी हो जाते हैं और आखिरी टाइम में जिन्नत वापस अपनी माँ के घर पर आ जाती है। लगभग अगले 3 दिनों तक उनकी शादी की सारी तैयारियां की जाती हैं। लेकिन उसके बाद अचानक से पता नहीं जिन्नत की माँ को ऐसा क्या हुआ कि वो जिन्नत को लेकर एक कमरे के अंदर जा पहुंचती है और वो उसे इस बात से इनकार कर देती है कि वो उसे आखिरी मौका दे रही है, वो हसन के साथ शादी ना करे। इस बात को सुनकर जिन्नत को दोबारा से गुस्सा आ जाता है कि मुझे आपके ऊपर पहले से ही शक था। वो उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन जिन्नत इस बात से साफ इनकार कर देती है। वो यही बात कहती है कि उसकी माँ ने तो उसे धोखा दिया है। इस टाइम उसका भाई भी वहां पर आ चुका था। उसका फोन उससे छीन लिया जाता है। अभी तक लगभग पिछले 2-3 दिनों से वो हसन से हर रोज बातें किया करती थी। हसन ने इन 2-3 दिनों के बाद जब उसके पास कॉल करना शुरू किया तो जिन्नत ने उसका एक भी फोन नहीं उठाया। हसन को भी ये बात लगने लगती है कि जरूर वो लोग शादी की तैयारियों में इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि उन्हें फोन तक उठाने का टाइम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है तो वो लोग कंफर्म हो चुके थे कि इस टाइम जरूर जिन्नत के साथ कुछ ना कुछ गलत हो चुका है। और उसके बाद टाइम आया 8 जून 2016 का, जब सुबह का टाइम था और उसकी माँ इस टाइम भी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। जिन्नत ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो अपने पति के पास ही जाने वाली है। इस टाइम तो उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन इस टाइम परवीन बीबी का ये कहना था कि वो लोग पंजाबी समुदाय से आते हैं और दूसरी तरफ जो वो हसन है वो एक पठान है, जिसके चलते उन दोनों की कास्ट अलग है, सारी ही चीजें अलग हैं। वो दूसरी कास्ट में शादी कैसे कर सकती है? ये सारी की सारी बातें वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जिन्नत इस बात से इनकार कर देती है और उसके बाद उसकी माँ को उसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसने वहीं पर उसे पीटना शुरू कर दिया। कुछ एक रिपोर्ट्स के अनुसार
इस टाइम उसका भाई भी वहीं पर मौजूद था, उसने भी उसे पीटना शुरू कर दिया और वो दोनों के दोनों उसे पकड़कर छत पर लेकर जाते हैं। पूरे तरीके से उसे खाट पर लेटाकर पीटने शुरू कर देते हैं कि इसी टाइम परवीन बीबी ने रस्सियों से अपनी बेटी को उसी खाट से बांधना शुरू कर दिया। उसका भाई नीचे से एक केरोसिन की बोतल लेकर आता है और उसके ऊपर डालनी शुरू कर देता है और कुछ ही देर बाद परवीन बेबी अपनी बेटी से दोबारा से पूछती है कि क्या वो अभी भी उससे शादी करेगी, और दूसरी तरफ जिन्नत का यही कहना था कि वो उसके बिना जी ही नहीं सकती। कि उसी टाइम परवीन बेबी ने एक माचिस को जलाया और वो तिल्ली वो अपनी बेटी के अंदर फेंक देती है, जिसके के ऊपर इस टाइम पूरे तरीके से केरोसिन फैला हुआ था। इस टाइम जिन्नत पिछले काफी देर से चिल्ला रही थी, लेकिन पड़ोस वालों को भी अब इस बात से आदत पड़ चुकी थी कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे के सारे लोग गलियों में इस टाइम सुबह अपने काम कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें ये बात पता चलती है कि जो ये चिल्लाने वाली आवाज है ये काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। और जैसे ही उनका ध्यान ऊपर की तरफ जाता है तो उन्हें ये बात पता चलती है कि ऊपर तो इस टाइम काला धुआं उठ रहा है। वो इस टाइम बचाने की फरियाद कर रहा है और जैसे ही वो लोग उस घर के पास पहुंचते हैं कि उसी टाइम परवीन बेबी काफी ज्यादा तेजी से दौड़ते हुए नीचे गली में आ जाती है और अपने दोनों ही हाथों से छाती पीटते हुए ये बात कहने लगती है कि उसने अपनी इज्जत को बचा लिया है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती कि उसकी इज्जत यूं ही कहीं पर भी लुटा दी जाए, जिसके चलते उसने अपनी इज्जत को बचा लिया है। घर आ गए हैं, उनके घर वाले आए हैं, साथ उसका अंकल आया, उन्होंने बोला कि लड़की भेज दो घर हमारे। इज्जत से लोग हमें पूछते किधर गई है लड़की, हम 4-8 दिन बाद हम ना भेज देंगे लड़की घर। लड़की को फ़ोन ही करने देते थे, फिर वो चोरी फ़ोन मुझे करती थी। उन्होंने बोला है वो मुझे ऐसे ऐसे धमकियाँ लगाते, तुम आगे ले जाओ। तो मैंने कहा तुम्हारे घर वालों से बात हुई है ना, 8 दिन पड़ों में बैठ के बात हुई है, ठीक है, वो हंसी खुशी ले जाएगी आके, ऐसे हम आपस में बोलेंगे। उन्होंने कहा ना इन ये हमारी बात ही नहीं सुन रहे। तो मुझे जब पता चला कि ऐसा हुआ, मैं पहले मानता नहीं था। लेकिन यहाँ आसपास में खड़े हुए सारे ही लोग समझ सकते थे कि इन्होंने पिछले काफी दिनों से अपने बेटी को लगातार पीटते जा रहे थे। अब ऊपर से काफी ज्यादा चीखने की आवाजें भी आ रही हैं, काला धुआं भी उठ रहा है। तो वो लोग जल्द से जल्द जैसे तैसे कर मशक्कत करते हुए छत पर जा पहुंचते हैं और उन्हें यही बात पता चलती है कि यहाँ पर तो जिन्नत को खाट से बांध रखा है, इसके अंदर आग लगी हुई है। आग की लपट इतनी ज्यादा तेज थी कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत तक नहीं कर पाया और कुछ ही देर बाद तड़प तड़प कर जिन्नत अपनी जान गंवा देती है। तब तक पुलिस के पास कॉल कर दिया गया था, फायर ब्रिगेड के पास भी कॉल कर दिया था और पुलिस ऑफिसर्स एम्बुलेंस के साथ यहाँ पर आ पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर पहुँचने से पहले ही जिन्नत अपनी जान गंवा चुकी थी। उसे जल्द से जल्द एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले ही जिन्नत अपनी जान गंवा चुकी थी। और जब आखिरी टाइम में उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो ये बात पता चलती है कि इसके तो फेफड़ों में इस टाइम धुआं भर चुका था, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि जब इसे जलाया जा रहा था तो ये जिंदा थी। और आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम जिन्नत के ऊपर क्या बीत रही होगी। जब वो सांस ले रही थी तो वो काला धुआं उसके अंदर जा रहा था और बाकी बॉडी के ऊपर तो केरोसिन के कारण आग लगी ही हुई थी। ये सारा का सारा मामला जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स को पता चला तो उन दोनों ही माँ और बेटों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जिन्नत के भाई अनीस का तो ये कहना है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं, वो तो नीचे सो रहा था और जब उसे ये सारी की सारी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तब जाकर उसने अपनी बहन को ऊपर चेक किया था। उसका इस पूरे ही केस से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये सारा का सारा कांड सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ ने किया है। घर में थी और अम्मी थी। अच्छा। और कोई भी नहीं था। हाँ। और मैं नीचे कमरे में सोया, ऊपर औरतों ने भी, दूसरी गली वालों ने, औरतों ने भी देखा कि माँ ऐसे किया। मेरे को अगले दिन सिचुएशन पता चली कैसे कैसे मारा। मेरी सिस्टर जली हुई थी, मैं बहुत उसको पाँव पकड़ के रोया, उसको देख के रोया, कंधों से टकराई मारी। छोटी बेटी की तरह थी मेरी, मैं उसका दुश्मन नहीं। मैंने 4 मरतबा पहले भी अपनी माँ से बाद में इसके और इसकी माँ के ऊपर केस चलता है और कुछ एक रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी माँ को फांसी की सजा सुनाई जाती है और दूसरी तरफ अनीस को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। लेकिन जब मैं इस केस के बारे में रिसर्च कर रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल निकालने की कोशिश कर रहा था कि उसी टाइम मेरे सामने एक कमेंट आता है जिसमें कि ये बात एक बंदे के द्वारा कमेंट की गई थी कि भाई मुझे तो उस केस से रिहा कर दिया गया है और उसका इस केस से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं इस चीज़ को तो लेकर कन्फर्म नहीं हूँ कि ये कमेंट किसने किया है, लेकिन आखिरी टाइम का जो कुछ भी मुझे अपडेट मिले थे उनके अकॉर्डिंग एक बंदा ये बात बोलने की कोशिश
कोशिश कर रहा है कि अनीस को इस टाइम रिहा कर दिया गया है। वैसे दोस्तों आप लोग इस पूरी ही घटना को जान चुके हैं, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और स्टोरी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के देश दुनिया में घटने वाले काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट मोहम्मद आरूफ राजपूत को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।